अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट देखा था। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन दी थी। अराउंड 15 मिनट्स की वीडियो थी। वो वीडियो लाजमी सुनिएगा ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से कबल, क्योंकि मैंने बहुत से एमसीक्यूज पॉइंट उसमें डिस्कस किए हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है वो प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी स्टूडेंट ने, तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। मैथमेटिक्स के अलावा भी बाकी कोर्सेज भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस पे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी हमने ये कोर्स कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, सेकंड ईयर मैथ्स का। इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने चैनल को मज़ीद मॉडिफाई करेंगे, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें इसमें कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है कोस थीटा बिटवीन यू एंड वी। यू वेक्टर और वी वेक्टर के दरमियान हमें कोस थीटा फाइंड करना है। हमें यू वेक्टर और वी वेक्टर दिए, हमने सिंपली इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कोसाइन थीटा जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो उसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए दोनों वेक्टर्स का, u और v का। इसका फार्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया है, u डॉट v इक्वल u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कोस थीटा। इसमें ये u का मैग्नीट्यूड है वेक्टर का और v ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से कोस थीटा का अगर फार्मूला हम डेराइव करें तो ये दोनों चीजें, यानी कि u और v का मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये लेफ्ट साइड में जाएंगे ये u डॉट v के साथ क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये cos थीटा का फार्मूला बन जाएगा u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे क्या करना है, u डॉट v है, आपको u वेक्टर और v वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको i को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, के को के के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि अगर आपने डॉट प्रोडक्ट वाली वीडियो प्रीवियस देखी है तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आता है, अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो जीरो आएगा। लाइक अगर आप आई यूनिट वेक्टर को, साथ ही इसका कोफिशिएंट कोई भी यहाँ पे होगा, उसको जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई डॉट जे करते हैं, यानी कि ये दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, तो आपका हमेशा डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। तो लिहाजा आपने यहाँ पे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के करना है। मल्टीप्लिकेशन में आपने आई यूनिट वेक्टर को दूसरे आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर में जो मौजूद है, जे यूनिट वेक्टर को जे के साथ करना है, के को के के साथ करना है। तो इसको फॉलो करते हुए आपके पास यहाँ पे ये देखिए आई है और ये 4i है, इधर यहाँ पे 1i है और यहाँ पे 4i है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाता है, आई डॉट आई वुड बी इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 वुड बी इक्वल टू 4, तो आप डायरेक्ट 4 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा इस हिंट के अकॉर्डिंग जो मैंने साइड पे दिए होंगे। इसके बाद आपने जे यूनिट वेक्टर को इसके जे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ये देखें, माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 3 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर प्लस के 4 को प्लस के 3 से करना है तो 4 को 3 से करके 12 आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करें तो u डॉट v आपका डॉट प्रोडक्ट 19 आ गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें अगर आप, तो u वेक्टर आपके पास ये मौजूद है, इसमें ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास z कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं लिखी, यानी कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू i लिखी है। याद रखिएगा, i यूनिट वेक्टर के साथ जो वैल्यू होती है वो x कोऑर्डिनेट की होती है, यानी x कंपोनेंट की, j के साथ y कंपोनेंट की, k के साथ z कंपोनेंट की वैल्यू होती है। तो आप मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 26 आ जाएगा। इसके बाद v का मैग्नीट्यूड सॉल्व करें, v वेक्टर आपके पास ये मौजूद है, 4i माइनस जे प्लस 3 के मौजूद है आपके पास। यहाँ पे अब 4 जो है वो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट -1 है और z कंपोनेंट +3 है, तो आप तीनों का मैग्नीट्यूड ले लें, बन जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस ये y कंपोनेंट -1 का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट जो 3 था उसका स्क्वायर। इसको आप सोल्व करें तो ये भी अंडर रूट 26 आ जाता है। अब आपके पास वैल्यूज हो चुकी हैं, u का मैग्नीट्यूड आपने अलग ले लिया, v का मैग्नीट्यूड अलग ले लिया। अब इसी फार्मूला में जाएं, और जो टॉप पे आपने लिखा था
cos थीटा का फार्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ये u डॉट v की वैल्यू आ गई है, ये देख लें 19, नीचे u का मैग्नीट्यूड और ये v का मैग्नीट्यूड, इसको सॉल्व करें अंडर रूट 26 का होल स्क्वायर बनता है। स्क्वायर जो होगा आपका वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 ओवर 26 आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने पार्ट नंबर सेकंड सोल्व किया है। इसी तरह आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखें तो पार्ट नंबर थर्ड और फोर्थ इसी तरह है। तो मैंने इस आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 से 3 पार्ट सोल्व किए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमने कौन सा पार्ट सोल्व किया है। पार्ट नंबर 4 सोल्व किया है नेक्स्ट मैंने। इसमें आपको जो वेक्टर्स दिए हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में दिए हैं। जो प्रीवियस पार्ट मैंने सॉल्व किया है, अगर आप इस पे गौर करें, इसमें जो वेक्टर दिए थे वो वेक्टर फॉर्म में दिए थे, यानी कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए थे। अब यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, ठीक है। तो हम आपको ब्रैकेट को खत्म करके वेक्टर फॉर्म बनानी है, आई जे के की फॉर्म में लाना है इसको। तो कॉमा खत्म करके प्लस लिखते जाएं, पहली वैल्यू के साथ आई, दूसरी वैल्यू के साथ जे और तीसरे कंपोनेंट के साथ के, ठीक है। इसी तरह इसमें भी ये इसके साथ आई आ जाएगा, फिर कॉमे की जगह प्लस आ जाएगा, फिर 4 के साथ जे आ जाएगा, फिर कॉमे की जगह प्लस आ जाएगा और 1 के साथ 1 के यानी के आ जाएगा। तो ये यू वेक्टर और वी मैग्नीट्यूड वी वेक्टर आपने लिख लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, u डॉट वी करना है, u और v वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या चीज़ ये बनेगी, u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। यहाँ से cos थीटा आपको डेराइव करना है, ये आपको मैग्नीट्यूड दो, ये जो दोनों हैं u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे u डॉट v के साथ। तो cos थीटा का फार्मूला बनता है u डॉट v इज इक्वल टू u वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड v वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब आप ऊपर सोल्व करें u डॉट v, ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, इसको सोल्व करें। i को i से मल्टीप्लाई करें, j को j से करें, k को k से करें। 2i को 2i से किया तो ये 4 बन गया। i डॉट i आपको पता है 1 आता है। -3j को +4j के साथ करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 3 को 4 से करके 12 आ जाएगा। प्लस k है और ये प्लस k, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, 1 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 है। 1 को 1 से करें तो 1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका सोल्व करके इस आंसर आ जाएगा इसका u डॉट v का -7। इसके बाद आपने u वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। u वेक्टर आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें x कंपोनेंट देख लें आपको 2 नजर आ रहा है, y कंपोनेंट -3 नजर आ रहा है, z कंपोनेंट आपको प्लस का 1 नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख लें अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, इसको आपने सोल्व किया है तो ये अंडर रूट 14 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने लिया है, v वेक्टर आपके पास है 2y प्लस 4j प्लस 4k। इसमें भी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करें, ये x y z आपको नजर आ रहे हैं, x कंपोनेंट y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट यहाँ पे 1 है। तो कंपोनेंट्स का स्केल लेके दरमियान में उनका सम करना है और अंडर रूट लेना है, तो आपके पास v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फार्मूला वही है, cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड v वेक्टर मैग्नीट्यूड। ऊपर u डॉट v की वैल्यू लिखेंगे आप, जो कि इक्वल है -7 के। नीचे आप लिखेंगे u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो अंडर रूट 14 है। साथ लिखेंगे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो अंडर रूट 21 है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, अंडर रूट एक ही बना दें, इस तरह कर लें। ये दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जो कि मैंने लेंथी की है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है ओरिजिनल, आप उसमें एंटर करें जस्ट अंडर रूट 14 और डॉट अंडर रूट 21, आपको आंसर एट दी एंड मिल जाएगा। ये 7/√6 आंसर मिल जाएगा आपको। मैंने थोड़ा लेंथी मेथड से किया है, ये देख लें। मैंने इसकी जगह फैक्टर्स बनाए हैं, तो 7 क्रॉस 2 आ रहा है, इसकी जगह 7 क्रॉस 3। इन दोनों का अंडर रूट इकट्ठा कर दिया है, ये आपस में सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दी हैं। ये 7 क्रॉस 7, 7 का स्केयर कर दिया है, 2 क्रॉस 3 साथ वैसे ही है। अब आपने क्या किया जी, नेक्स्ट 7 के स्केयर का अंडर रूट अलग कर दिया, 2 क्रॉस 3 का अंडर रूट अलग कर दिया। स्केयर जो होगा वो स्केयर रूट से कैंसिल कर दें, यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये 2 क्रॉस 3 6 बन जाएगा। तो ये वाला जो 7 है इस 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर -1 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 6 ही मौजूद है। इस तरह ये पार्ट नंबर 4 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 भी सोल्व किया। पार्ट नंबर 3 में अब दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट, यहाँ पे भी एक्स और वाई कंपोनेंट। तो लिहाजा ये बात जाएगी सिर्फ आई जे तक, के तक जाएगी नहीं, क्योंकि इसमें जी कंपोनेंट दिए ही नहीं है। कॉमे की जगह बस प्लस लाएं, पहली वैल्यू के साथ आए और दूसरे के साथ जे, दोनों में इसी तरह ही है। तो ये आपके पास u वेक्टर और v वेक्टर आ चुका है। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लिखें, इधर से cos थीटा का फार्मूला डेराइव करें, जो कि आप हर पार्ट में कर रहे हैं।
यहाँ पे आप देखें कि u डॉट v आपको करना है फाइंड। u वेक्टर लिख दिया और ये v वेक्टर आपने लिख दिया। i को i के साथ मल्टीप्लाई करें, j कंपोनेंट को j के साथ मल्टीप्लाई करें, तो सोल्व करके इसका आंसर आपके पास -28 आ रहा है। इससे नेक्स्ट आपने u वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मल्टीप्लिकेशन करते हुए या मैग्नीट्यूड लेते हैं आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा इंशाल्लाह। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है आपने। अंडर रूट है, x कंपोनेंट का स्क्वायर है ये, प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर है। इसको आप सोल्व करें तो ये अंडर रूट 34 आ जाएगा। इसी तरह आपने v वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। v वेक्टर आपके पास ये मौजूद है, ये x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट -2 है यहाँ पे। तो x कंपोनेंट है 6 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट -2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 40 बन जाएगा। अब फार्मूला में जाएं, ऊपर आना था u डॉट वी की वैल्यू ने, u डॉट वी की वैल्यू आ गई, ये u का मैग्नीट्यूड आ गया जो आपने निकाला अंडर रूट 34, और ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया फार्मूला के अकॉर्डिंग, वो जो कि निकला है आपके पास अंडर रूट 40। अब आप इन दोनों को कैलकुलेटर से सोल्व करें, अंडर रूट 34 और अंडर रूट 40 कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास ये आंसर बनता है 4 अंडर रूट 85। ठीक है, और ये जो 4 होगा वो 28 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 7 12 28 ऊपर 7 आ जाएगा आपके पास। -7 ओवर अंडर रूट 85 आंसर बन जाएगा आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, आपने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों। इवन के ये जो मैंने तीनों फाइंड आपको सॉल्व करवाए ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, ये तीनों पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ए वेक्टर का बी के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करना है, बी का ए के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन कैसे होता है कि यानी मान लें ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास इस तरह, इनके दरमियान यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है थीटा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लें ताकि एंगल पॉजिटिव हो। ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। ठीक है, अब आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है बी वेक्टर का ए पे। तो इसी तरह अगर आप इसको डायग्राम से ड्रा करें तो ये ऐसे बनता है। ये आप बी वेक्टर का ए वेक्टर पे ना प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो, और अगर आपने ए का बी पे प्रोजेक्शन फाइंड करना हो तो इसको ग्राफिकली ऐसे जाहिर करते हैं, ए वेक्टर से ऐसे बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो ए वेक्टर का, ये आप ए का बी पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। तो अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को देखें, फार्मूला इसका देखें, तो वो कैसे होगा कि आपने एक दूसरे पे दोनों वेक्टर्स का प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो क्या फार्मूला होगा, हम इसका सोल्यूशन में ही देखते हैं। आपको दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मैं दूसरा पार्ट इसका कर रहा हूँ। उसने लिखा है जी, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। मैं फार्मूला इसका लिखता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ये कैसे, ऊपर आपने डॉट प्रोडक्ट ही लेना है दोनों वेक्टर्स का, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स है ना आपके पास, आपने इन दोनों वेक्टर्स का ऊपर डॉट प्रोडक्ट ही लेना है। नीचे आपने उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना है जिसके अलोंग आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो। आप किसके अलोंग फाइंड कर रहे हो प्रोजेक्शन, बी के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो, तो आपने बी के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आप ए के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे होते तो आपने ए वेक्टर के साथ ही डिवाइड, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना था फिर। तो ये दो फार्मूलाज आपके पास बन जाते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। आपने सिर्फ देखना है कि किसके अलोंग फाइंड किया जा रहा है। डॉट प्रोडक्ट को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। डॉट प्रोडक्ट को इधर ए के अलोंग फाइंड कर रहे थे प्रोजेक्शन, फिर डॉट प्रोडक्ट को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों को देखते हुए आपको तीन चीजें चाहिए इन टोटल, ए डॉट बी चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड अलग चाहिए और ए का मैग्नीट्यूड अलग चाहिए। मैंने सबसे पहले ए डॉट बी निकाला, ए वेक्टर लिख लिया, ये ए वेक्टर की वैल्यू, ये बी वेक्टर की वैल्यू। सिंपली आप आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ, के को के के साथ, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 को -2 से करो तो -6 आ गया, यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 को 1 से करके यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे माइनस के है और यहाँ पे प्लस के है, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 1 आ चुका है आपके पास। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये आपके पास आया ए डॉट बी, ये आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू आई है। इससे नेक्स्ट आपने क्या करना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने निकालना है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, कि आपको ये बी वेक्टर नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टार्ट पे आप देख लें, इसका एक्स कंपोनेंट देखें -2 है, वाई कंपोनेंट देखें -1 है, जे कंपोनेंट देखें +1 है। तो मैग्नीट्यूड लेते हुए आप क्या करें, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो √6 आ जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी आप फाइंड करें, ए डॉट बी ओवर ओवर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सिंबल आना था। ऊपर ए डॉट बी की वैल्यू, नीचे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो आपने √6 निकाली, तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी निकला है, इसका आंसर आ चुका है। अब आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है बी का अलोंग ए। अब आपने बी वेक्टर का अलोंग ए वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालें। ए वेक्टर आपके पास ये मौजूद है, इसमें एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट प्लस का 1 है और जी कंपोनेंट माइनस का 1 है। एक्स कंपोनेंट का स्केयर आ जाएगा, ये देखें, प्लस वाई कंपोनेंट 1 था उसका स्केयर आ जाएगा और जी कंपोनेंट -1 था उसका स्केयर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो √11 आ जाएगा। अब आप लिखें प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, ए डॉट बी ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी तो आप निकाल चुके थे, ये ए का मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दो √11। तो आपके पास इस तरह ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लिए, इसका मैंने पार्ट नंबर 2 सोल्व किया है। पार्ट नंबर 1 आई होप कि आप खुद सोल्व कर लेंगे इसी तरह। उसमें थोड़ी सी गौर कर लें अगर आपको कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे ये देखें कि यार यहाँ पे ए है वेक्टर, उसके जे कंपोनेंट नहीं दिया, तो आप वहाँ पे कंसिडर कर लें यहाँ पे 0 जे है, ताकि आपको मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट लेते हुए प्रॉब्लम ना हो। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, आई प्लस 0 जे माइनस के, जो यानी कि जो कंपोनेंट मिसिंग होता है ना, जो यूनिट वेक्टर मिसिंग होता है उसको 0 के 0 जे जो भी करना हो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया करें। यानी कि यहाँ पे ये देखें, जे प्लस के लिखे, यहाँ पे आई कॉम्पोनेंट मिसिंग है, ये प्लस का जे है ना आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें 0 आई। ठीक है, आई कॉम्पोनेंट मिसिंग था तो आप इसको 0 आई ले लें। तो इस तरह आप इसको सोल्व कर लें जिस तरह मैंने पार्ट नंबर 2 सोल्व करके दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है जी कि फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट यू वेक्टर एंड वी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। यानी कि दो वेक्टर्स आपको दे दिए हैं, वो परपेंडिकुलर हैं। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज समझी हो, पिछला लेक्चर मेरा समझा हो, सुन लिया हो, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्टीज को। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल उस वक्त क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर उस वक्त क्या होता है। तो प्रॉपर्टी में हमने देखा था, जब दो वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर, गिवन दैट यू एंड वी आर परपेंडिकुलर, स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल है 0 के। तो हमने प्रॉपर्टीज में से यही रिजल्ट अखज करना था, वहां पे यही कंक्लूजन निकला था, जब भी आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो दोनों वेक्टर्स हैं आप उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो ये u वेक्टर हो गया आपके पास और ये v वेक्टर की वैल्यू हो गई है। अब आपने करना है क्या है, i वेक्टर यूनिट वेक्टर को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j को j के साथ करना है, k को k के साथ करना है। यहाँ पे ये देखें i का x कंपोनेंट क्या है अल्फा, और यहाँ पे i का x कंपोनेंट क्या है 1। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करो आप, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। इसके बाद आप प्लस का 2 अल्फा है और ये प्लस का अल्फा j है, प्लस 2 का 2 अल्फा j है और प्लस का अल्फा j। प्लस के 2 अल्फा को प्लस के अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, 2 अल्फा को अल्फा से करके 2 अल्फा स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे -1 के है और यहाँ पे +3 के है, यानी -1 को इस के का कंपोनेंट जो है ना जी कंपोनेंट उसको मल्टीप्लाई करो, -1 को ये प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है। अगर आप इसको तरतीब दे दें, अल्फा स्केयर वाली वैल्यू पहले लिख दें और अल्फा वाली वैल्यू बाद में लिख दें, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर इस पे चेक करें, 2 अल्फा स्केयर प्लस अल्फा -3। अब आप क्या करें कि 3 को 2 अल्फा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास बन जाएगा 6 अल्फा स्केयर। ठीक है, अब आपने दो फैक्टर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करते हुए 6 अल्फा स्केयर बनता हो और जमा या आपस में उनको माइनस करके प्लस का अल्फा आता हो, तो आप एक प्लस का 3 अल्फा ले लें। ठीक है, और माइनस का 2 अल्फा ले लें, यानी कि 3 अल्फा और 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करके 6 अल्फा स्क्वायर भी बन रहे हैं, और इनको आपस में सोल्व करके यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस का प्लस का अल्फा भी आ रहा है। 3 अल्फा में से 2 अल्फा निकाल लें तो एक अल्फा बच रहा है और प्लस का अल्फा बच रहा है, तो लिहाजा प्लस के अल्फा की जगह ये दो फैक्टर्स लिख दें, प्लस का 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा। अब आप इन दोनों में से कॉमन निकालें और इन दोनों में से कॉमन निकालें, यहाँ से कॉमन निकलेगा आपके पास अल्फा और अंदर बचेगा आपके पास 2 अल्फा प्लस 3, और इधर से कॉमन निकलेगा -1 और अंदर बचेगा 2 अल्फा प्लस 3। अल्फा -1 एक फैक्टर हो गया, 2 अल्फा प्लस 3 दूसरा फैक्टर हो गया। अल्फा -1 को अलग 0 के इक्वल रख लें और 2 अल्फा प्लस 3 को अलग 0 के इक्वल रख लें।
अल्फा की एक वैल्यू आती है आपके पास 1 और दूसरी वैल्यू अल्फा की आपके पास क्या आती है कि माइनस प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3 कर दें, अल्फा इधर एंड इधर 2 उधर जाकर डिवाइड कर दें और एक ये अल्फा की वैल्यू आती है। ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं अल्फा की, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, आप रहने दें, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मगर बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको उसने कहा जी कि लेट इफ v इज अ वेक्टर फॉर विच v डॉट i इज इक्वल टू 0, v डॉट j इज इक्वल टू 0, v डॉट k इज इक्वल टू 0, फाइंड v। यानी v एक वेक्टर है, उसके डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल दे दिए, 3 डॉट प्रोडक्ट उसके दिए हैं और वही वेक्टर आपने फाइंड करना है, यानी कि v आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है। लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज v। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि इसमें रिक्वायर्ड वेक्टर v है, उसके x y और z कंपोनेंट लिख लें, यानी कि x भी कंपोनेंट भी अननोन है, y कंपोनेंट भी अननोन है, आपके पास z कंपोनेंट भी अननोन है, तो आप इसको सिंपली लिख लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस z के। ठीक है, इस तरह आप इसको लिख लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के। गिवन आपको क्या है, v डॉट आई इज इक्वल टू 0, v डॉट जे इज इक्वल टू 0, v डॉट के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे v वेक्टर लिखें और ये डॉट i वेक्टर लिखें। i को i से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे x i है और यहाँ पे 1 i है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x आएगा और राइट साइड पे 0 पड़ा है तो वो 0 ही, यानी कि इस तरह आपके पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू निकल आएगी। आपको बाकी मल्टीप्लिकेशन सारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लें सिर्फ आप। इसी तरह आप इधर जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जे डॉट जे वुड बी इक्वल टू 1, अदरवाइज 0 आंसर आएगा। तो आप इसका जे के साथ ये जो y कंपोनेंट है इधर y ही है और इधर j के साथ जो y कंपोनेंट है 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो y डॉट 1 लेफ्ट साइड पे y आ जाता है, राइट साइड पे 0 पड़ा है तो वो 0 ही आ गया। ये y कंपोनेंट आपके पास निकला है। इसी तरह v डॉट k आपने किया, ये v वेक्टर लिखा है और डॉट k इधर, फिर k वेक्टर को k यूनिट वेक्टर को k के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a डॉट k करना है। इधर z कंपोनेंट z है और इधर z कंपोनेंट 1 है, तो z को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके z ही आता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो 0 बचा है वो 0 ही है। तो इस तरह z की वैल्यू निकल आई है 0। आप इन वैल्यूज को उठाओ, सो वेक्टर v इज, सिंपली आप इस तरह भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन v वेक्टर, ये सिंपली ये लिखते हैं, सो वेक्टर v इज, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 और z की जगह भी 0 वेक्टर में। ठीक है, 0 आपका नल वेक्टर कहलाता है, तो ये 0 है, ये आपका नल वेक्टर है, ये आपका आंसर हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था बट बहुत आसान। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ही है। शो दैट वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स आपको दिए हैं, कहता है जी प्रूव करें ये जो तीन वेक्टर्स हैं आपके क्या बनाते हैं राइट एंगल। ठीक है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये मिल के आपकी ट्राइंगल भी बना रहे हैं या नहीं, यानी कि राइट एंगल किस में बनता होता है, आपकी ट्राइंगल में ही बनता होता है। पहले आपको, अगर आप बेशक मुख्तलिफ सोल्यूशन से देख लें, इंटरनेट पे पढ़ें, वहाँ पे भी ऐसे ही इसका सोल्यूशन किया गया है। लिहाजा आपको पहले क्या करना है यहाँ पे कि इन तीनों वेक्टर्स को इन फॉर्म ऑफ साइड्स लेना है, यानी कि एक ट्राइंगल होती है ना, इस तरह की राइट ट्राइंगल होती है, तो राइट एंगल की बात कर रहा है तो राइट ट्राइंगल की बात होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करने से पहले कि भाई यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है या नहीं, पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल भी बना रहे हैं तीनों वेक्टर्स या नहीं। तो आप इन तीनों को यू वी डब्ल्यू के इक्वल लेट कर लो, यानी तीन साइड्स फर्ज कर लो, ए बी सी ले लो, ये यू वी डब्ल्यू ले लो, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने तीनों को यू वी डब्ल्यू ले लिया। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि ये तीनों वेक्टर्स मिलके ट्राइंगल भी बना रहे हैं या नहीं, कि ये ट्राइंगल भी के वेक्टर्स भी हैं या नहीं, या ट्राइंगल की साइड्स भी हैं या नहीं, वो आपको कैसे पता लगेगा। तीन वेक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी दो वेक्टर्स का सम करें और तीसरा वेक्टर बनाएं। जब भी तीन वेक्टर्स हों, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मैंने 7.1 या 7.2 में भी, 7.2 में भी आपको ये क्वेश्चन करवाया था इसकी रिलेटेड, कि जब तीन वेक्टर्स हों, आपको प्रूव करना हो या आपको गिवन दे दिया जाए कि ये तीनों वेक्टर्स ट्राइंगल की साइड्स हैं, या आपको सब प्रूव करना हो, वेरीफाई करना हो, तो आपने क्या करना है, उन तीनों वेक्टर्स में से किसी भी दो वेक्टर्स का सम लेना है। सम लेके जो आंसर आए वो तीसरा वेक्टर आए जो आपने यूज नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे देखें, मैं यूज कर रहा हूँ v और w को, मुझे कैसे पता लगा कि v और w को यूज करना है। अब यहाँ पे देखें, मैं ऊपर से ही देख लेता हूँ, i को i के साथ प्लस करें तो ये 2i है और ये i है, ये 3i बन गया, यानी कि u का x कंपोनेंट बन गया। इसके बाद ये देखें,
यहाँ पे प्लस का जे है और ये माइनस का 3 जे है। प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस 2 जे आएगा। ये यू का वाई कंपोनेंट आ गया, ठीक है। इसी तरह इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स को यानी जी कंपोनेंट को ऐड करो तो प्लस का 5 है, माइनस का 4 है। इनको सोल्व करके प्लस का 1 आएगा, तो यानी कि प्लस का 1 के आ जाएगा। ये यू वेक्टर का जी कंपोनेंट आ गया आपके पास। तो इस तरह आपने ये देखा कि भाई यू और डब्ल्यू और वी को ऐड करके, वी और डब्ल्यू को ऐड करके आपके पास एक तीसरा वेक्टर बन रहा है, यू वेक्टर। आप क्या कर रहे हैं, वी और डब्ल्यू को ऐड कर रहे हैं, ये वी वेक्टर है आपके पास और ये आपका डब्ल्यू वेक्टर है। आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, आपके पास आई के साथ आई कंपोनेंट ऐड कर दिया, जे के साथ जे और के साथ के। एडिशन करके यहाँ पे ये जो नया वेक्टर बन रहा है ये आपका यू वेक्टर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स को ऐड करके एक तीसरा वेक्टर बन रहा है। तो ये जो तीनों वेक्टर्स हैं फॉर्म अ ट्राइएंगल, ये साइड्स हैं ट्राइएंगल की, यानी कि ये कह सकते हो these three vectors form a triangle या these three vectors are sides of triangle, ये भी बोल सकते हैं। अब आपको प्रूव ये करना है कि राइट एंगल भी बन रहा है यहाँ पे या नहीं बन रहा। राइट एंगल का मतलब ये है कि 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है या नहीं। अब आपने एंगल ही निकालना शुरू कर देना कि भाई 90 डिग्री का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी दो वेक्टर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का दूसरा मतलब ये होता है कि वो दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो लिहाजा आपको यहाँ पे राइट एंगल प्रूव करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने तीनों वेक्टर्स में से किसी भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट, ताकि वो जीरो के जवाब के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो रैंडमली आप ले सकते हैं। अगर आपको पहले डॉट प्रोडक्ट में नहीं पता लगता, अब ये देखें ना, मैंने यू और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया है। हो सकता है आप पहले यू और वी को मल्टीप्लाई करके देखो, आपके पास ना आ रहा हो तो आप रफ पे करके देख लेना कि भाई किसके कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके आपके पास डॉट प्रोडक्ट का जवाब जीरो आ रहा है। तो मैं आपको सिंपल एक ट्रिक सा बता देता हूँ कि आपने कैसे डॉट प्रोडक्ट को जीरो के इक्वल देख लेना है, मतलब सोल्व किए बगैर। अब ये देखें ना, इधर 3 आया, ये 1 आया, मल्टीप्लाई करें 3 आ गया। -2 जो है -2 जो है -3 जो है, मल्टीप्लाई करें -2 को -3 के साथ, ये प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 3 6 आ गया। फिर ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 5 है, मल्टीप्लाई करें तो ये 5 आ गया आपके पास। तो भाई इनको सोल्व करके जीरो आंसर नहीं आ रहा। इस तरह इसका मतलब है कि यू और वी का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं आ रहा। आपने यू डॉट वी नहीं लेना। अब आप वी और डब्ल्यू ले लें। वी और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, इसको मल्टीप्लाई करें 2 आ गया आपके पास। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +1 है, इसको मल्टीप्लाई करके -3 आ गया आपके पास। यहाँ पे प्लस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई करें प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 20 आ गया। तो भाई सीधी बात है, इनको सोल्व करके आपके पास जीरो आंसर नहीं आ रहा है। तो बचता है डॉट प्रोडक्ट अब सिर्फ यू और डब्ल्यू का। अब आपकी ये अपनी चॉइस है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में की एक्सप्लेनेशन में, कि आप यू डॉट वी कर लें, सॉरी यू डॉट डब्ल्यू अब कर लें, क्योंकि यू और डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट बाकी है, या डब्ल्यू डॉट यू कर लें, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है यू और डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट, ये यू वेक्टर और ये डब्ल्यू वेक्टर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। यहाँ पे 3 को 2 से किया, 6 आ गया। -2 को +1 से किया, -2 मल्टीप्लाई करके आ गया। +1 के है, ये माइनस का 4 के, यानी +1 है और यहाँ पे -4 है। इनको मल्टीप्लाई करके -4 आ गया। सोल्व किया गया तो ज़ीरो आंसर आता है। इसका मतलब है U इज़ परपेंडिकुलर टू W, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि U और V क्या है, वो जो वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आया है, वो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर है। U और W का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब है U इज़ परपेंडिकुलर टू W वेक्टर। तो मैंने यही लिखा है कि इन राइट ट्रायंगल वन एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। आप ये स्किप कर सकते हैं, ये आपके लिए एक नोट लिखा है, नो नीड टू राइट डाउन। ठीक है, आपको सॉल्यूशन में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस पे क्रॉस लगा देता हूँ, बस समझाने के लिए लिखा है। इन राइट ट्रायंगल वन एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, के राइट ट्रायंगल की निशानी ये है कि तीन एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब है कि यू, वी एंड डब्ल्यू फॉर्म अ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल नहीं, सॉरी, राइट एंगल। स्टेटमेंट में उसने क्योंकि कहा है ना हमें राइट एंगल प्रूव करें, तो भाई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे राइट एंगल लिख देना कि जी ये तीनों वेक्टर्स राइट एंगल बनाते हैं। ओके हो गया जी।
इसके बाद है पार्ट नंबर 2। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह। इसके बाद हम एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है, कहता प्रूव करें सेट ऑफ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है पी क्यू और आर फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट है आसान ही। कहता 3 पॉइंट्स है, वो तीनों पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, राइट ट्रायंगल। पहले तो आपको इन तीनों पॉइंट्स से साइड्स बनानी पड़ेंगी ना, इन वेक्टर फॉर्म साइड्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले लिखें गिवन पॉइंट्स आर पी क्यू एंड आर। तो मैंने आपको बताया 7.1 से मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में जहाँ कहीं भी पॉइंट्स आ गए, ट्राइंगल के आगे, पैरेललोग्राम के आगे, पैरेलल पाइप्ड के आगे, जिसकी जिसकी मर्जी आ गए, जिस मर्जी शेप के आगे, ठीक है, ये क्लोज फिगर के आगे पॉइंट्स आ गए, आपने सबसे पहले उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। तो भाई ये 3 पॉइंट्स है पी क्यू एंड आर, उसके पोजीशन वेक्टर निकालो। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ पी से जाहिर होता है, क्यू का ओ क्यू से जाहिर होता है, आर का ओ आर से। लिखे कैसे ये पोजीशन वेक्टर, पहला कंपोनेंट x मानना है, दूसरा y कंपोनेंट है, तीसरा z कंपोनेंट है। i j के साथ साथ लिख लिया, x कंपोनेंट के साथ i, j कंपोनेंट जो 3 था उसके साथ j, और जो सॉरी j कंपोनेंट कह दिए, y कंपोनेंट जो 3 था उसके साथ j, और जो z कंपोनेंट था 2 उसके साथ k, ठीक है, और कॉमा खत्म करके दरमियान में प्लस। इसी तरह इसका भी पोजीशन वेक्टर इसी तरह लिखे और r का भी पोजीशन वेक्टर इसी तरह लिखे। ये आपको नजर आ गया, नहीं पता लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। इसके बाद आपने इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए 3 साइडें बनानी है। तो आपको पता है कि पढ़ी लिखी बात है, 3 साइड्स बनती हैं। ट्रायंगल अगर मैं राइट ट्रायंगल यहाँ पे बनाऊँ, पी क्यू आर रख के, ठीक है, रैंडमली एक बना रहा हूँ, पी है, क्यू है, आर है। तो इसका मतलब 3 साइड्स बन रही हैं, एक पी क्यू साइड, एक क्यू आर साइड और एक पी आर साइड। सबसे पहले आप पी क्यू साइड निकालो। पी क्यू साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि जो दूसरे नंबर पे पॉइंट होता है ना, क्यू है, उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा। ये हमने 7.1 में भी समझा था। तो ओ क्यू माइनस ओ पी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम इसको सोल्व करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो अलामत चेंज हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 2k। इसी तरह आपको क्यू आर निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर के पोजीशन वेक्टर में से क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा, अगर आपने क्यू आर साइड निकालनी इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको सोल्व करेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2y प्लस 4j प्लस के। इसके बाद आपने पी आर सोल्व करना है, क्योंकि तीसरी जो साइड है आपके पास पी आर बनती है। अच्छा, ये आपकी स्टूडेंट्स चॉइस है कि आप इसको आर पी कर लें या पी आर कर लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपका ओवरऑल रिजल्ट चेंज नहीं होगा। मैंने एक सोल्यूशन पे देखा तो उन्होंने पी आर किया था, ठीक है, तो बहरहाल आर पी किया था उन्होंने, तो पी आर ही कर लें आप, तो ज़्यादा बेटर है। तो पी आर करना है तो आप इसकी जगह क्या कर लें, ओ आर माइनस ओ पी कर लें, ठीक है। ये ओ आर की वैल्यू और ये ओ पी की वैल्यू, एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ, वाई कंपोनेंट को वाई के साथ, जी कंपोनेंट को जी के साथ, यानी आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ सोल्व करें, जे को जे के साथ और के को के के साथ। ये पी आर वेक्टर निकला है, ठीक है। तो इसके बाद जी हमारे पास है क्योंकि मैंने ये साइड्स ऐसे ली हैं ना, डायरेक्शन ऐसे ली है, पी क्यू क्यू आर, ठीक है, और ये पी आर, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में एग्जैक्ट इसकी लेना डायरेक्शन, एग्जैक्ट इसको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना है अगर आपने, तो आपके पास डायरेक्शन कुछ यूं बनती है इसकी। तो ये हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आरपी बनता है। खैर इस पे खपे ना, आप पीआर कर लें तो आपका गलत नहीं होगा। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं अब दूंगा इसकी, क्योंकि फिर लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको डिटेल नहीं दे रहा, तो मैं आपको इन शॉर्ट यही बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप आरपी यहाँ पे कर लें। फिर भी मैं आपको वीडियो के एंड पे टाइम बचा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे आरपी क्यों करना है हमने। तो खैर, तो आपके पास 3 वेक्टर्स निकल आए हैं, पी क्यू क्यू आर एंड पी आर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कहता जी इन तीनों वेक्टर्स को देखते हुए, इन तीनों वेक्टर्स को पी क्यू क्यू आर और पी आर को, इन तीनों वेक्टर्स को ऐसे करना है, इन तीनों वेक्टर्स से आपने ये पहले प्रूव करना है कि आपकी जो ट्राइंगल भी बनती है या नहीं। ओवरऑल आपने ये प्रूव करना है कि आपकी राइट ट्राइंगल बने। बट इन तीनों वेक्टर्स को देखते हुए, इन तीनों वेक्टर से आपने पहले ये प्रूव करना है कि इन तीनों वेक्टर्स को यूज करके आपकी ट्राइंगल भी बन रही है या नहीं। या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, ये तीनों साइड्स हैं इन वेक्टर फॉर्म, तीनों जो साइड्स हैं इन वेक्टर फॉर्म पी आर, पी क्यू एंड क्यू आर,
ये तीनों मिलके ट्राइंगल भी बना रही हैं या नहीं। तो ट्राइंगल कैसे वेरीफाई होगा कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं, ये तीनों साइड्स हैं इन वेक्टर फॉर्म, ये ट्राइंगल बना रही हैं या नहीं। तो पिछला जो पार्ट नंबर 1 में हमने काम किया वही यहाँ पे यूज होगा कि आप इनमें से कोई भी दो वेक्टर्स का सम करें, ठीक है। तो वो तीसरा वेक्टर बनना चाहिए आपके पास। मैंने यहाँ से क्या किया, पी क्यू और क्यू आर का सम किया। पहले दो वेक्टर का सम रखा है मैंने, तो मैंने देखा है कि वो पी आर के इक्वल आ रहा है। ये देखिए इधर पी आर की वैल्यू लिख दी है 5i+2j+3k निकला है आपके पास यहाँ से, ठीक है। और इधर आपने ये पी क्यू की वैल्यू लिख दी है और ये क्यू आर की वैल्यू लिख दी। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, यानी कि इसका मतलब है पी क्यू और क्यू आर दो वेक्टर्स को सम करके, दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों वेक्टर्स हैं, ये तीनों साइड्स कहने हैं आप, ठीक है। तीनों वेक्टर्स जो हैं वो मिलके ट्राइएंगल बना रहे हैं। तो मैंने लिख दिया हैंस प्रूव्ड पी क्यू एंड आर फॉर्म अ ट्राइएंगल। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइएंगल बन रही है आया कि ये राइट ट्राइएंगल भी है या नहीं। अभी तक यहाँ तक ये प्रूव हुआ कि हमारे जो तीनों वेक्टर्स हैं, ये हमारी जो तीनों साइड्स हैं इन वेक्टर फॉर्म, वो मिलके ट्राइएंगल बना रही हैं। ट्राइएंगल की ही साइड्स हैं, ये ट्राइएंगल के ही वेक्टर हैं। बट हमें अभी ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, ये तीनों साइड्स हैं, ये राइट ट्राइंगल के भी हैं या नहीं। तो राइट ट्राइंगल के लिए आपको सिर्फ दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। ताकि देखना है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता है या नहीं। कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, लाजम नहीं कि पी क्यू और क्यू आर का लेना है, बट उनका जवाब जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने पी क्यू और क्यू आर का लिया है, तो मैंने देखा इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, यानी कि पी क्यू इधर है और क्यू आर इधर है। ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है। पी क्यू और क्यू आर आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ गया तो हमें पता लग गया डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है वो जो दोनों वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आया है, वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमें ये प्रूव हो गया कि जी पी क्यू क्या है, क्यू आर के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है जी ये जो आपकी ट्राइंगल बनी है या आपके जो पॉइंट्स हैं वो राइट ट्राइंगल बनाते हैं। सही हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स। तो लिहाजा स्टूडेंट्स इनको गौर से समझिएगा। मे भी कहीं पे उठा के वो लॉन्ग भी दे दे ये पार्ट नंबर 2 को, मगर शॉर्ट के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब इससे नेक्स्ट इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पेज 346 है। अब आपको एग्जांपल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आपका पेज नंबर है आई थिंक 346 जी। पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ा दूँ। यहाँ पे कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स आपको दिए हैं u और v वेक्टर। अच्छा, v वेक्टर का k कंपोनेंट नहीं लिखा, आप समझ लें कि इसका k कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, 0k है, ठीक है। k कंपोनेंट, k यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, k कंपोनेंट कह दिया v कंपोनेंट। अच्छा स्टूडेंट, इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार हर जगह पे मैं बोल रहा हूँ, k है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये k लिखा है। अब जिस तरह का भी लिखा है इसको कबूल करें। इसके साथ ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा इसका, वो z कंपोनेंट है, ये z कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यानी इसमें z कंपोनेंट, ये z कोऑर्डिनेट नहीं लिखा था, ये दूसरे अल्फाज में ये कह लूँ कि k यूनिट वेक्टर नहीं लिखा था, उसकी जगह 0k आप इंक्लूड कर दें, जिस तरह इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने क्या फाइंड करना है, एंगल। एंगल का वही फार्मूला जो कि मैंने आपको करवाया हुआ है डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने u और v का। वो उसका फार्मूला होता है u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। कोस थीटा एक साइड पे रहने दें, ठीक है, इधर। और ये जो मैग्नीट्यूड है राइट से लेफ्ट में डिवाइड कर दें। राइट साइड पे ये मैग्नीट्यूड जब लेफ्ट साइड में जाएगा u डॉट v के बटे में चला जाएगा। तो ये फार्मूला आपके पास बनता है जो कि आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया। अभी मैं इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा के हटा हूँ। उसी में जो क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला यूज है वही यहाँ पे हो रहा है। अब इस फार्मूला को देखते हुए आपको सबसे पहले चाहिए u डॉट v। वो मैंने पहले ही ले लिया, u और v को मल्टीप्लाई करके। i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j को j के साथ। अब k यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, समझो कि यहाँ पे k क्या है, 0k है। तो k को k के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
तो आई का एक्स कंपोनेंट क्या है, यानी आई का कोएफिशिएंट क्या है 2 और इधर आई का क्या है -1, इनको मल्टीप्लाई करके -2 आ गया। इधर माइनस जे है और इधर प्लस का जे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1 है यहाँ पे प्लस का 1 मल्टीप्लाई करके माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब -2 -1 सॉल्व करें तो -3 आ जाता है आपके पास u डॉट v। के को के के साथ करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर लें, देख लें। यहाँ पे 1 के है और यहाँ पे 0 के है, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 0 ही आता है, तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। अब आपको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। u वेक्टर ये लिखा हुआ है, x कंपोनेंट उसमें 2 है, y कंपोनेंट उसमें -1 है और z कंपोनेंट उसका प्लस का 1 है। उन कंपोनेंट का स्केल लें और सम करें और अंडर रूट लें तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह v वेक्टर है, उसमें k कंपोनेंट को छोड़ दें, सिर्फ उसमें x कंपोनेंट है जो कि -1 के इक्वल है और y कंपोनेंट जो है वो प्लस के 1 के इक्वल है। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट लें तो सोल्व करके आंसर आपके पास आ जाता है अंडर रूट 2 आ जाता है। इन दोनों को, इन दोनों वैल्यूज के तीनों को जिन पे टिक लगाया है इस फार्मूला में पुट करें, यू डॉट वी की वैल्यू ये वाली आई है आपके पास, तो ऊपर फार्मूला के अकॉर्डिंग u डॉट v -3 लिख दें, नीचे जाइए u का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 लिख दें, v का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 लिख दें। इसको सोल्व करें कैलकुलेटर से, तो ये मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सोल्व किया, यानी इन डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में सोल्व किया इसको मैंने। तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट एंटर करेंगे ना कि अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। वरना अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो इधर से देख लें, मैंने अंडर रूट 12 बनाया है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, जिस मर्जी कैलकुलेटर से लिखने तो वो 2 अंडर रूट 3 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पार्ट समझने वाला है, ये कैलकुलेटर नहीं सॉल्व करके देगा, ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इधर तक आप पहुंच गए हो, कोस थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है -3/2 अंडर रूट 3। अब आपको पता है एक तरह की वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, एक का अंडर रूट है एक का अंडर रूट नहीं है, तो रूल है जिसका अंडर रूट ना हो उसका 2 दफा अंडर रूट ले लें। अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3 ऊपर कर लें, ठीक है। अंडर रूट 3 जो होगा वो अंडर रूट 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर माइनस अंडर रूट 3 बच जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा। अब थीटा इधर रहने दे, कोस उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो कोस इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 बन जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो 5 पाई बाय 6 आएगा, यानी कि ये डिग्री की फॉर्म में आएगा। जो भी अब आंसर आएगा इसकी डिग्री की फॉर्म में आएगा। लेट्स सपोज के मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास डिग्री में 60 डिग्री आंसर आ जाता है 60, तो आपने इसको रेडियन में देखना है, तो रेडियन में करने के लिए आपने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये रेडियन में कितना बनता है। ये मैंने सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल दी है। 0 को 0 से इसमें कैंसिल कर दें और 6 को जो है वो 18 से कैंसिल कर दें। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर पे 60 डिग्री लिखा आता है तो आपको पता लग गया पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके वो रेडियन में पाई बाय 3 के इक्वल आता है। इसी तरह जब आप यहाँ पे कैलकुलेटर से ये वाली चीज़ एंटर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिग्री में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि रेडियन में कितना आंसर आता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। 346 पेज नंबर पे ये एग्जाम्पल नंबर 5, इसकी मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ एक्सरसाइज का। आई होप के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया कि आपने एक स्केलर अल्फा कैलकुलेट करना है, अल्फा अननोन है, दो वेक्टर आपको परपेंडिकुलर दिए गए, इनको लेट कर लो कि पहला वेक्टर u के इक्वल है और दूसरा वेक्टर v के इक्वल है। गिवन दे दिया उसने u और v आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये है कि u और v का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। ये u वेक्टर इधर लिख लिया आपने, यहाँ पे v वेक्टर लिख लिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल लिख लिया। i को i के साथ मल्टीप्लाई करें, जे कंपोनेंट को जे यूनिट वेक्टर के साथ, के को के के साथ, यानी कि i का जो x कंपोनेंट है यहाँ पे क्या है 2, इधर क्या है 3, 2 क्रॉस 3 6 बन गया। प्लस का अल्फा है, प्लस का 1 है, यहाँ पे अल्फा को 1 से किया तो प्लस का अल्फा आ गया यहाँ पे। इसके बाद प्लस का 5 के है और यहाँ पे प्लस का अल्फा के है, मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5 अल्फा आ गया आपके पास यहाँ पे। तो इनको मल्टीप्लाई किया सिंपली हमने, तो ये बन जाता है 6 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 इधर कर दें, ठीक है, प्लस का 6 उधर से लाकर माइनस का 6 हो जाएगा। अल्फा इधर रहेगा, 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे, हाँ जी, पेज नंबर 347 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने की है एक्सरसाइज का, उसके दो पार्ट्स अभी मैंने रिसेंटली अभी करवाए एग्जाम्पल स्टार्ट करवाने से पहले। सेम वही चीज है यहाँ पे,
वही एग्जांपल उसी रिलेटेड है कि 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है? वो कहता जी प्रूव करें कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये मिलके राइट ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो भई इन तीनों वेक्टर्स को लो, पहले इनको कंसीडर कर लो u, v, w का इक्वल, ओके। अब इन तीनों वेक्टर्स में से हमने पहले ये साबित करना है, उस क्वेश्चन में भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि भई आपको पहले यहाँ पे ये साबित करना है कि u, v और w जो तीनों वेक्टर्स हैं ये मिलके ट्रायंगल की साइड्स भी बन रही हैं या नहीं, या ट्रायंगल भी बना रहे हैं या नहीं, ये वेरीफाई करना है। दूसरे बात में ये कह लें कि जो तीनों साइड्स हैं इन वेक्टर फॉर्म, या तीनों वेक्टर्स हैं ये ट्रायंगल की साइड्स भी हैं या नहीं, ये प्रूव करना है हमें पहले। फिर हम प्रूव करेंगे ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं। तो दो अल्फाज हैं यहाँ पे, राइट ट्रायंगल। पहले आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल की साइड्स भी हैं या नहीं। जब ये प्रूव हो गया कि ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, भई ये ट्रायंगल बना रही हैं मिलके तीनों वेक्टर्स, तो उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं वो राइट ट्रायंगल भी बना रहे हैं या नहीं। तो राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल की आगे किस्म निकल आती है। खैर, तो पहले आपको सबसे पहले ये करना होगा कि इनमें से कोई भी 2 वेक्टर का सम करना है। सम करके आपके पास तीसरा वेक्टर बनना चाहिए। 2 वेक्टर, 3 टोटल वेक्टर्स हैं, कोई भी 2 वेक्टर्स का सम करें और जो थर्ड वन वेक्टर होगा सम करके वो बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ जमा करता हूँ। यहाँ पे x कंपोनेंट 2 है, यहाँ पे x कंपोनेंट 1 है, यानी y के साथ जो कंपोनेंट होता है मौजूद वो x कंपोनेंट होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 2 और 1 को प्लस करें तो 3 आता है। माइनस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, प्लस करें तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, बड़ी रकम वाली अलामत, और 1 और 3 4 बन जाते हैं। यहाँ पे प्लस का 1 के है, यहाँ पे माइनस का 5 के, यानी z कंपोनेंट यहाँ पे +1 है और यहाँ पे z कंपोनेंट -5 है। इनको करें तो 5 में से 1 निकाल के 4 आता है। यहाँ पे लिख दें, इसके साथ i लिख दें, इसके साथ j लिख दें, इसके साथ k लिख दें आप, ठीक है। अब ये जो चीज़ बनी है आपके पास, ये तीसरा वेक्टर बन चुकी है, W वेक्टर आपके पास बन चुकी है। यानी कि U और V को आपने ऐड किया, आपके पास एक थर्ड वेक्टर W बन रहा है। इसका मतलब U और V को ऐड करें आप। U और V को ऐड किया है, ये देखें जी, इधर U वेक्टर की साइड लिखी है, ये V वेक्टर की वैल्यू लिखी है। अब ब्रैकेट खत्म करके I कंपोनेंट को I के साथ करें, J के साथ, K को K के साथ। अब ये जो वैल्यू आई है ये एक्चुअली किसकी है, ये W वेक्टर की। इसका मतलब है U और V ऐड होके आपके पास थर्ड वेक्टर W बना रहे हैं। तो इसका मतलब है U, V और W आपकी ट्राइएंगल की साइड्स हैं। ये U, V एंड W आपकी ट्राइएंगल बना रही हैं। ये पहली चीज़ तो प्रूव हो गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि U, V और W तीनों वेक्टर्स ये राइट ट्राइएंगल भी बना रहे हैं या नहीं। यहाँ तक ये प्रूव हुआ कि ये ट्राइएंगल बना रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है कि आया कि ये राइट ट्राइएंगल भी बना रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए आपने किसी भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, जिनका डॉट प्रोडक्ट लेके 0 के इक्वल आंसर आ जाए। तो मैं सबसे पहले U और V का ही लेता हूँ। तो आप रफ पे ही सोल्व करके इसको देख लीजिएगा, या अपने माइंड में ही सोल्व करके इसको देख लें। ये देखें ना, सिर्फ एक लाइन में ही सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट लेना है ना, तो मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से किया तो 1 आ गया, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -3 है। मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 को 3 से करके यहाँ पे 3 आ रहा है। यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 5 है। मल्टीप्लाई करके प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 को 5 से करके 5 आ रहा है। तो 5 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है u और v को मल्टीप्लाई करके, डॉट मल्टीप्लाई करके 0 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब u डॉट v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब u इज परपेंडिकुलर टू v। मैंने सॉरी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे w लिख दिया, यहाँ पे v आना है, ठीक है। इसका मतलब है u इज परपेंडिकुलर टू v अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है, इसका मतलब है वो जो दोनों वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि u और v के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होती है। तो प्रूव हो गया कि u, v और w मिलके आपको एक राइट ट्राइंगल बना के दे रहे हैं। ये वही स्टेटमेंट लिख दें जो उसने की है कि रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ओके जी, ये एग्जांपल नंबर 6 थी हमारे पास। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज की, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हो सकती है। कहता है शो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमाने वाली है, ठीक है। तो हमने इसको स्किप नहीं करना है। मैं अपनी वीडियोस में कोशिश कर रहा हूँ कि ए टू जी आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी। उसमें मैंने बताया था कि भाई आपने
7वें चैप्टर पे फोकस करना है, चौथे चैप्टर पे फोकस करने हैं, एंड वाला शॉर्ट जो जिसमें आपने टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 7वें चैप्टर में से ही होंगे। तो चौथे और छठे के मुकाबले में 7वां चैप्टर ज़्यादा आसान है, तो इस वजह से 7वें चैप्टर को आप ए टू जी करिएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आप चाहें तो आपको आते हैं तो कर लेना, अगर आपको छठा चैप्टर आता है, वरना इसके शॉर्ट क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट लाजमी करे। अब यहाँ पे ये देखें कि प्रूव करना है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के कंपोनेंट कहता है जी, एक वेक्टर्स के कंपोनेंट कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है, जी कंपोनेंट होता है। कहता है ये एक वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हों वो क्या हो, प्रोजेक्शन हो उसी वेक्टर का अलोंग आई, अलोंग जे एंड अलोंग के। ये तो समझना बड़ा मुश्किल है स्टेटमेंट को, तो इसका सोल्यूशन बड़ा आसान है। आप एक वेक्टर ले लें, कंसिडर कर लें v इज इक्वल टू आई ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अच्छा, आप स्टूडेंट यहाँ पे ए बी सी की जगह एक्स वाई जी भी ले सकते थे, लाजम नहीं कि आपने यहाँ पे ए बी और सी ही लेना है, ठीक है, आप यहाँ पे एक्स वाई जी भी ले सकते थे। अब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जो है वो आपका है ए, वाई कंपोनेंट जो है आपका बी है, जी कंपोनेंट आपका सी है, ठीक है। आपने पहले क्या करना, कहता है जी कि आपका प्रूव करना है कि आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्शन हो उस वेक्टर का अलोंग आई जे एंड के। इसका मतलब है आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है, वी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है, पहले अलोंग करना है आपने आई के अलोंग फाइंड करना है, जे के अलोंग करना है, जी के अलोंग करना है। वो कहना ये चाह रहा है कि आप एक वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करें बारी बारी, आई के अलोंग करें, फिर जे के अलोंग करें, फिर के अलोंग करें, देखें कि जवाब जो आता है वो वेक्टर के कंपोनेंट्स ही हैं। अच्छा जी, हमने क्या किया है, वी वेक्टर एक ले लिया है, उसका अलोंग आई कंपोनेंट फाइंड किया है। अलोंग आई वेक्टर, आई क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो कैसे होता है जी प्रोजेक्शन फाइंड, जो दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है वी और आई का, और नीचे उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया जाता है जिसके अलोंग आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो। आप प्रोजेक्शन किसके अलोंग फाइंड कर रहे हो, आई के साथ, तो आई के यूनिट वेक्टर आई के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा। लाइक आप प्रोजेक्शन, एक मिसाल है, फाइंड कर रहे हो वी का डब्ल्यू के अलोंग, ठीक है, वी अलोंग डब्ल्यू, तो आप क्या करोगे, वी और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, डॉट मल्टीप्लाई, और अलोंग किसके प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो, अलोंग डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के यूनिट डब्ल्यू के मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड कर दोगे। इसी तरह इसमें किया है, v का आई यूनिट वेक्टर के अलोंग आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो, आपने ऊपर क्या किया, बटे के ऊपर v और i को डॉट मल्टीप्लाई किया, और नीचे जिसके अलोंग आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया। i का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आता है, 1 के। क्यों, आपने ये फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में भी पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो आई का जो मैग्नीट्यूड है, आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो बटे में 1 आता है, तो बटे में 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करोगे, ए आई है, इसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ए आई है और यहाँ पे 1 आई है, ठीक है, ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, ए ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करके 1 आता है, तो ये ए आ गया आपके पास। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग जे, वी वेक्टर का जे यूनिट वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करना है। इसमें क्या करना है, आपने वी और जे को मल्टीप्लाई करना है और नीचे जे यूनिट वेक्टर के साथ ही आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है, जे यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि अलोंग आप, अब आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो अलोंग जे, तो जे के यूनिट वेक्टर, जे के मैग्नीट्यूड के साथ आपने डिवाइड कर देना है। अब आप यहाँ पे जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डॉट मल्टीप्लिकेशन में सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या है बी, और इसका जे के साथ वाई कंपोनेंट क्या है 1, यानी कि कोफिशिएंट्स कह लें। तो बी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आता है बी, नीचे जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, 1 आ गया, तो आपके पास ये आंसर हो गया बी, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, वी वेक्टर का अलोंग के यूनिट प्रोजेक्शन फाइंड करना है आपने, वी डॉट के ऊपर किया आपने, यहाँ पे ये वी की वेक्टर वेक्टर की वैल्यू लिखी है, इसके इक्वल इसको कंसिडर किया था आपने, और साथ डॉट के किया, और नीचे के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसी वजह से नीचे 1 आ गया। अब आपने सी के को के से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे सी है कोफिशिएंट इसका, यहाँ पे 1 है, सी को 1 से किया तो सी आ गया, बड़े के नीचे 1 नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रूव हो गया कि भाई तीनों, तीन प्रोजेक्शन आपने फाइंड किए हैं, 1, 2 और ये 3, इन तीनों प्रोजेक्शंस का जो आंसर आया है वो आपका क्या आया है, वेक्टर के कंपोनेंट्स आए हैं। ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया जब आपने अलोंग आई यूनिट वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड किए,
तो जब आपने अलोंग जे प्रोजेक्शन फाइंड किया है, ये वी वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ गया है, ठीक है? ये देख लें वाई कंपोनेंट। और जब आपने वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड किया अलोंग के, तो उसका जवाब क्या है आपका वेक्टर का ज़ी कंपोनेंट, ज़ेड कंपोनेंट। इसका मतलब है प्रूव हो गया कि वो सारी स्टेटमेंट आँखें बंद करके वो लिख दो जो उसने कही है। हेंस प्रूफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर द प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर अलोंग आई, जे एंड के। सिंपल। ठीक हो गया जी। ये आपके पास प्रूव हो गया। ये लास्ट एग्जांपल थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 7.4 स्टार्ट करेंगे।